Welcome to my lectures and today we are going to discuss about antihistamines. एंटीहिस्टामिन्स के सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो लास्ट लेक्चर के अंदर अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती या इस लेक्चर में भी, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसको हम मेजर तीन क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं: फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, रिलीज इनहिबिटर्स एंड थर्ड वन इज़ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिलीज इनहिबिटर्स हैं ये फर्दर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक जो डीग्रेनुलेशन को कम कर रहे होते हैं और दूसरा बीटा टू अगेनिस्ट। तो बीटा टू अगेनिस्ट जो है ये हिस्टामिन के रिलीज़ को कम करते हैं, जबकि जो डीग्रेनुलेशन है ये मास्ट सेल से हिस्टामिन के रिलीज़ को कम करते हैं। रिसेप्टर एंटागनिस्ट हमारे पास चार तरह के रिसेप्टर्स होते हैं और सबके जो है ना वो एंटागनिस्ट हमारे पास होते हैं। तो अगर एंटीहिस्टामिन्स की बात करें तो बेसिकली ये H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट को लिया जाता है इसमें के अंदर। तो जो H1 एंटागनिस्ट है इनको जो है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में क्लासीफाई करते हैं। फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट के अंदर जो है वो एपिनेफ्रीन आती है, जो कि सीरियस किस्म के या सीवियर एनाफिलैक्सिक रिएक्शन के अंदर देते हैं। ठीक है, एनाफिलैक्सिस यानी कि एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, वो वाली ड्रग्स जो डिग्रेनुलेशन को कम करती हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं दो ड्रग्स आती हैं, क्रोमोलिन और नीरोक्रोमिल। और जो बीटा टू अगेनिस्ट हैं बेसिकली ये हिस्टामिन के रिलीज़ को कम कर रहे होते हैं। अब उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन, इनका कंपैरिजन आता है। जो फर्स्ट जनरेशन है वो ओल्डर है, जबकि सेकंड जनरेशन जो है वो न्यूअर एजेंट्स हैं। जो थर्ड जनरेशन है ये कार्डियो सेफ ड्रग्स होती हैं। ठीक है, H2 एंटागनिस्ट जो है वो GIT के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जबकि H3 और H4 का कोई भी क्लिनिकल यूज़ नहीं है। ये दोनों ऑलमोस्ट होमोलोगस हैं रिसेप्टर्स। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो ओल्डर होते हैं, इनका सिडेटिव इफेक्ट होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और इनके सिडेटिव इफेक्ट्स आते हैं। जबकि सेकंड जनरेशन जो होते हैं वो लेस लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती। फर्स्ट जनरेशन जो है वो ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रही होती हैं ये ड्रग्स। अब इनके जो नीचे ड्रग्स हैं वो आप देख सकते हैं, डायमिनहाइड्रेनियम, डाइफेनहाइड्रामीन है, हाइड्रोक्सीजीन है, सिक्लिजीन है। सेकंड जनरेशन में फेक्सोफेनाडिन, सिट्रिजीन है, लोरेटिडीन है, डेसलोरेटिडीन है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हमारे पास होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद हम देखते हैं फार्मेको काइनेटिक्स। ठीक है, फार्मेको काइनेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि व्हाट डज द बॉडी डू टू ए ड्रग। ठीक है, बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओरली होती है, कुछ पेरेंटल या इंट्रावेनस भी देते हैं। इनका जो पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन है वो 1 से 2 आवर्स में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। और अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो ये लीवर के एंजाइम सिर्फ 3A4 के थ्रू इनकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शंस भी आते हैं, जिसको हम नेक्स्ट देखेंगे। एक्सक्रीशन जो होता है ना वो थ्रू यूरिन हो रही होती है। अलबत्ता कुछ ड्रग्स जैसे कि फेक्सोफेनाडिन है वो फीसिस के थ्रू भी रिलीज होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका ये 4 से 6 है। ठीक है, 4 से 6 आवर्स है। लेकिन जो मैक्लिजीन और सेकंड जनरेशन है उनका जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद आती हैं फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि व्हाट डज द ड्रग डू टू ए बॉडी। ठीक है, यानी कि ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या कर रही होती है। तो ये ड्रग सिंपली जाके जो हमारे पास H रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर हैं। ठीक है, हम H1 रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये H1 रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देती हैं। और जितने भी हमारे पास H रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं, ये सारे के सारे G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इनके इफ़ेक्ट्स, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट देख लेते हैं, टिश्यू के ऊपर इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनका इफ़ेक्ट है वो है सिडेशन। सिडेशन के बाद है जी एंटी इमेटिक इफ़ेक्ट होता है, एंटी नॉजिक इफ़ेक्ट होता है, एंटी पार्किंसनिज्म इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके बाद है एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शंस हैं, सेरोटोनिन ब्लॉकिंग एक्शंस हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा एंटी कैंसर इफ़ेक्ट्स हैं इसके ऊपर इनके। ठीक है, एंटी कैंसर इफ़ेक्ट्स हैं और एंटी मस्करीनिक एक्शंस हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स
एंटी कैंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी सेडेशन। जैसे कि हमने बात की कि जो फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, ये क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और ये सेडेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लीप एड के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है और ये अनसूटेबल होते हैं फॉर डे टाइम यूज़। ठीक है, क्योंकि अगर दिन के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो इनसे सेडेशन होगी। एंटी एमेटिक जो है, ठीक है, एंटी एमेटिक जो होती है ना, ये प्रोफाइलैक्टिक यूज़ होता है, ये प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, मोशन सिकनेस जो मतलब नोजिया वगैरह, ठीक है, जो कि मतलब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या फिर कोई लोग अगर झूले वगैरह लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और मॉर्निंग सिकनेस जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नोजिया, ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उसके लिए। एंटी पार्किंसनिज्म के अंदर जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं ना, उनको ट्रीट करने के लिए बेसिकली जो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हम वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल डाइफेनहाइड्रामीन के जो इंट्रावीनस देते हैं फॉर एक्यूट डिस्टोनिया। ठीक है, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनके एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स हैं बेसिकली ये मसल रिलेटेड होते हैं और इसके अंदर है एक्यूट डिस्टोनिया, और उसके लिए हम देते हैं डाइफेनहाइड्रामीन इंट्रावीनसली। एड्रीनल रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन बेसिकली ये अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स नहीं होती। ठीक है, मोस्टली ये अल्फा रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करते हैं और इसके अंदर एग्जांपल आती है प्रोमेथाजीन की, और साइड इफेक्ट्स इसके अंदर यानी कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन वगैरह। सेरोटोनिन ब्लॉकिंग एक्शन, ये भी हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी जाके ब्लॉक करती है। इसके अंदर एग्जांपल आती है हमारे पास सिप्रोहेप्टेडिन या सेप्रोहेप्टेडिन। लोकल एनेस्थीसिक इसके अंदर है डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजीन। ठीक है, प्रोमेथाजीन एंड डाइफेनहाइड्रामीन हमारे पास जो है ना वो ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से जो है ये लोकल एनेस्थीसिक इफेक्ट्स इनके आ रहे होते हैं। और कुछ स्टडीज़ जो हैं वो ये भी बताती हैं कि जो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं इनका कैंसर की प्रिवेंशन में या एंटी कैंसर रोल होता है। और एक हमारे पास जो इसका इफेक्ट रह गया वो है लास्ट वन इज़ एंटी मस्करीनिक। ठीक है, तो जो एंटी मस्करीनिक है ये भी फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट यानी कि प्रोमेथाजीन। ठीक है, प्रोमेथाजीन का होते हैं एंटी मस्करीनिक एक्शन और इसको यूज़ करते हैं नॉन एलर्जिक रिनोरिया के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं जी इसके क्लिनिकल यूजेस। ठीक है, कि क्लिनिकल में मतलब इनका इस्तेमाल जो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं इनका क्लिनिकल यूज़ हम देखने लगे हैं। तो बेसिकली 3 मेजर क्लिनिकल यूज़ हैं। सबसे पहला जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट को मोशन सिकनेस के अंदर। ठीक है, और नोजिया और वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, नोजिया और वॉमिटिंग जो है ना वो मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड। ठीक हो गया। तो जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं इसके अंदर जो है ये अगर हम बात करें एलर्जिक रिनाइटिस की, तो इसके अंदर फर्स्ट लाइन जो है वो हम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जबकि सेकंड लाइन ट्रीटमेंट जो है ना वो हमारे पास H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक हो गया। और जो मोशन सिकनेस है लाइक अगर किसी को ट्रैवलिंग वगैरह की वजह से होता है, कुछ लोगों को कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनको वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो वो उसके अंदर जो उसको हम मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो मोशन सिकनेस के अंदर जो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं उसके अंदर डायमिनहाइड्रिनेट है, डाइफेनहाइड्रामीन है, प्रोमेथाजीन है, प्रोपेजीन्स वगैरह भी यूज़ किए जा सकती हैं। जबकि जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मोशन सिकनेस वो स्कोपोलामीन है। ठीक है, दो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं डॉक्सीलामीन। ठीक हो गया। टॉक्सिसिटी इसके यही है जनाब के कार्डियक अरिदमियाज़ होती हैं। कार्डियक अरिदमियाज़ की वजह से जो सेकंड जनरेशन होती है ना टर्फिनाडीन वगैरह, तो इनकी वजह से क्या होता है कार्डियक अरिदमियाज़ होते हैं। तो उसी की प्रिवेंशन के लिए जो थर्ड जनरेशन कार्डियो सेफ ड्रग्स हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई इनका क्लिनिकल यूज़ नहीं अवेलेबल। पोस्टरल हाइपोटेंशन एंड सेडेशन, इसके अलावा सिस्टेमिक ओवरडोज की वजह से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। लाइक जिस तरह जो है वो एट्रोपिन की पॉइजनिंग की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं बिल्कुल उसी तरह जो है ना वो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट की
पॉइजनिंग के सिम्टम्स आ रहे होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही की जाती है जिस तरह हम एट्रोपिन पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है जी ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको यानी कि कौन सी दो ड्रग्स हैं जो हम साथ नहीं दे सकते, या कौन सी ड्रग्स हैं जो फूड के साथ हम नहीं दे सकते। बेसिकली ड्रग इंटरेक्शंस और ड्रग फूड इंटरेक्शंस हम देखेंगे। तो ड्रग इंटरेक्शन जो है वो सेकंड जनरेशन एस्टेमिजोल और टर्फेनाडीन, ठीक हो गया, या वो वाली ड्रग्स, ठीक है, वो वाली H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स, या वो वाले एजेंट जो कि मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं साइटोक्रोम P3A4, ठीक है। वो वाली ड्रग्स हम नहीं देते कीटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल के साथ कम्बिनेशन में, या मैक्रोलाइड्स जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन है उसके कम्बिनेशन में नहीं देते। या फिर वो वाले पेशेंट्स जिनको लिवर डिजीज़ है उनको हम ये कम्बिनेशन में नहीं देते, क्योंकि ये वाली जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ 3A4 को इनहिबिट कर रही होती हैं, जबकि जो हमारे पास ये एंटी हिस्टामीन्स हैं ये सिर्फ 3A4 से मेटाबोलाइज हो रही होती हैं। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एंटी हिस्टामिन्स की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, बॉडी के अंदर उनकी कंसंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ग्रेप फ्रूट जूस भी जो है वो ड्रग फूड इंटरेक्शन के अंदर आ जाता है, वो भी मतलब कि सिर्फ 3A4 को इनहिबिट कर रहा होता है। फर्स्ट जनरेशन को हम CNS डिप्रेसेंट्स के साथ नहीं देते। फिर वही बात, फर्स्ट जनरेशन जो है वो CNS डिप्रेशन करवा रही होती हैं, सेडेशन करवाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि CNS ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है। Similarly, first generation antihistamines are contraindicated with alpha adrenergic blocking drugs, क्योंकि दोनों जो हैं वो ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से सीवियर जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी के अंदर आते हैं।